दिस इज़ अनु और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। और अगर 1-8% चांस है अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आता भी है तो ये वीडियो देखने के बाद आई एम डैम 100% श्योर दैट आप लोग वो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और फिर आप लोग चाहे किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, चाहे आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला हो या जून में होने वाला हो या आने वाले किसी भी सेशन में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हो। आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल है क्योंकि इग्नू में सिलेबस हर साल चेंज नहीं होता है, ठीक है, सेम ही रहता है। क्योंकि CBCS मोड जब तक आपका चल रहा है ना, जब तक सिलेबस सेम ही रहने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है चेंज नहीं होने वाला है। और अगर चेंज होता है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, वैसे तो सेम ही रहता है हर साल, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस क्या होता है, ठीक है। तो ऑफिस क्या होता है, आप लोगों अपने आसपास देखोगे, आप में से कई सारे लोग जॉब भी करते होगे। तो आप जहाँ जाते हो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस बिज़नेस से रिलेटेड जो भी सारा काम हो रहा होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो सारा ऑफिस हम कहाँ पे करेंगे? सड़क पे बैठ के तो करेंगे नहीं ना, तो ऑफिस में ही करेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया या फिर रूम कह सकते हो, पूरा फ्लोर भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ मिलके ऑफिस का जो आपके और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह करते हैं। सारा बिज़नेस को मैनेज करने का काम जहाँ से किया जाता है उसको हम लोग ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। और ऑफिस लेआउट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है कभी कभी। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई है, मतलब एक्सप्लेन तो मैं डिटेल में करूँगी आपको, लेकिन मैंने नोट्स यहाँ पे शॉर्ट में बनाया क्योंकि लॉन्ग नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने पूरी बुक उठा के रख दी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट में प्रिपेयर करी है, जिससे आपको पढ़ते ही आइडिया मिल जाए कि हाँ इस टॉपिक के अंदर है क्या, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप देखते ही लिख पाओ। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको सारा एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। जब आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे, आपको टॉपिक पता है तो आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका ऑफिस लेआउट क्या होता है? ऑफिस लेआउट मीन्स द वेज डेस्क, चेयर, मशीन्स, डिपार्टमेंट्स और फर्नीचर वगैरह किस तरीके से ना आपके ऑफिस में अरेंज करा गया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कहीं से चेयर्स वगैरह परचेज़ करी, फर्नीचर परचेज़ करा और लाके एक बिल्डिंग में पटक दिया, तो वैसे तो काम नहीं चलने वाला। उसको प्रॉपरली आपको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा, तभी तो एक ऑफ़िस अच्छा लगेगा और एक ऑफ़िस में आप काम कर सकते हो ना, ठीक है। तो ऑफ़िस लेआउट का मतलब होता है कि आपने ऑफ़िस में किस तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज करा है, जिससे कि आपका काम ईजिली और फास्टर हो पाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक पूछा जाता है ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर। ऑफिस आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है? तो ऑफिस मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑफिस को मैनेज करना, ठीक है। तो ऑफिस में हम जो भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ठीक है, किसको प्लानिंग करनी है, किसका क्या काम है, कौन किससे कैसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द ऑफिस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ऑफिस मैनेजमेंट तो ये हो गया। अब इसके बाद पूछता है कि ऑफिस मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको क्लियर करूँ, देखो ऑफिस मैनेजमेंट के फंक्शंस पूछेगा, रोल्स पूछता है, कभी कभी इंपॉर्टेंस पूछता है, ऑब्जेक्टिव्स पूछता है, ठीक है। कुल मिला के ना ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बस आपकी बुक में ना इन लोगों ने अलग अलग टॉपिक दे रखा है। मुझे नहीं समझ में आता क्यों दिया इतने सारे अलग अलग टॉपिक। सबके अंदर ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, बस इन्होंने पॉइंट्स थोड़े बहुत आगे पीछे कर रखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले फंक्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑफिस मैनेजमेंट के। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। किसी भी काम को करने के लिए जाहिर सी बात है आपको प्लान तो चाहिए, बिना प्लान के आप कैसे करोगे? अगर आपको सपोज़ करो कहीं घूमने भी जाना है, तो आप पहले प्लान करते हो ना, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो वैसे ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो वहाँ पे आपको एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ऑफिस में एग्जैक्टली करना क्या है, वो ऑफिस आपने किस पर्पज़ के लिए बनाया, आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तो आप उसकी पहले प्लानिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका, सेकेंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग देखो, अब आपने प्लान तो कर लिया ऑफिस में कि हमें ये काम करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है प्रॉपर, आपके पास प्रॉपर स्टाफ ही नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे? तो सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली अरेंज करना, ये सेकंड फंक्शन होता है आपका ऑफिस मैनेजमेंट का, ठीक है। थर्ड फंक्शन आता है आपका स्टाफिंग का। अब देखो स्टाफिंग क्या होती है, आपको ऑफिस में काम करने के लिए मान लो आप सारा जो भी आपका
रिसोर्सेज है, सारी मशीन्स वगैरह सब कुछ ले आए, ठीक है। लेकिन वो मशीन्स खुद से तो काम नहीं करेंगे ना, आपको लोग चाहिए काम करने के लिए। तो आप अपना स्टाफ हायर करते हो, एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी राह चलते को उठा के आप ऑफिस में हायर कर लोगे, नहीं। आप उसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हो और उन्हीं लोगों को हायर करते हो जो कि क्वालिफाइड होते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। अब आपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप तक तो आपने हायर कर लिया। अब फोर्थ में डायरेक्टिंग। अब आपको बताना भी तो है ना एम्प्लॉयज़ को कि उनको काम क्या करना है। अब उसकी खुद की कंपनी तो है नहीं कि वो खुद से कुछ भी करने लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट में आप उसको बताते हो कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है और फिर उन पर सुपरवाइज़ करते हो कि वो लोग काम सही से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है। आपने उनको काम बता दिया कि ये करना है आपको। अब उसके बाद में आप चेक करते हो, ठीक है, सुपरवाइज़ करते हो कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं सही से, ठीक है, तो आप उनको करेक्ट भी तो करोगे। आप उनको बताओगे कि हाँ आपने यहाँ पे ये मिस्टेक करी, आपको इस तरीके से करना चाहिए काम, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोलिंग में होता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग। अब आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो लेकिन अगर सब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या फिर सारे लोग आपस में मिलकर अच्छे से बात ही नहीं करते, तो वहाँ पे वो टीम वर्क कैसे करेंगे। तो सबको कोऑर्डिनेट करके लेके चलना ये भी ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है। आपके ऑफिस में जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ऑफिस की, ठीक है। आपने ऑफिस में मान लो आपको टॉप मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को शेयर ही नहीं करा, तो उनको क्या पता भी उनको क्या करना है नहीं करना। या फिर ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और वो आपको टॉप मैनेजमेंट तक बतानी पड़ेगी ना, जब भी तो वो रिजॉल्व करने के लिए कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, सुपरवाइजर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है, सबके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए ऑफिस की वर्किंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है रिकॉर्ड कीपिंग। अब ये सिंपल सा क्लियर हो रहा है नाम से, रिकॉर्ड कीपिंग। आपको सारे ऑफिस के जो भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है, ताकि कोई चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंट ख़राब ना हो जाए, फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप आराम से ले पाओ, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए आपके ऑफिस मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका कभी कभी पूछता है कि ऑफिस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं या फिर इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो दोनों में से कुछ भी पूछेगा, आपको यही पॉइंट्स लिख के आने हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका टू अचीव ऑफिस गोल्स एफिशिएंटली। जाहिर सी बात है, अब ऑफिस मैनेजमेंट हो या कोई भी काम हो यार बिजनेस से रिलेटेड, उनका सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं हम उनको अच्छे से अचीव कर पाएँ। कोई भी ये तो नहीं चाहेगा ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल ना हो, वो फेल हो जाए। वो जाहिर सी बात है अपने गोल्स को अचीव करना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि ये हेल्प करता है आपका गोल्स को अचीव करने में। सेकेंड है आपका टू मेंटेन स्मूथ वर्क फ्लो एंड कोऑर्डिनेशन। वही अभी मैंने आपको बताया, फंक्शन और इम्पॉर्टेंस में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, वर्क फ्लो जो आपका ऑफिस में वर्क है वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं उसको मेंटेन करना काम होता है। थर्ड है आपका टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑफिस मैनेजमेंट में आप सारी चीज़ें पहले से ही मैनेज करके चलते हो, तो जाहिर सी बात है इससे आपका टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा और रिसोर्सेज भी बचेंगे। नेक्स्ट है आपका टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाना, क्योंकि आप सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हो तो प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है इम्प्रूव होएगी और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी अच्छी होएगी। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। आप टॉप मैनेजमेंट को सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टाइम से डिलीवर करते हो जो कि उनको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू इंश्योर रिकॉर्ड कीपिंग एंड कम्युनिकेशन। वही रिकॉर्ड्स रखना और प्रॉपर कम्युनिकेशन करने में ऑफिस मैनेजमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आपने ऑफिस अच्छे से मैनेज करा हुआ है तो वहाँ पे डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है और एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, तो वो लोग अच्छे से बात करेंगे और एनवायरनमेंट ऑफिस का अच्छा होगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस होती है ऑफिस मैनेजमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक
आता है ऑफिस मैनेजर का। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और पता है कभी कभी तो ये लोग क्या करते हैं ना, रोल्स, ड्यूटीज़, फंक्शंस, क्वालिटीज़ सब कुछ एक ही बार में पूछ लेते हैं और ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं होता सबके बीच में। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लिखना क्या है। तो देखो मैं आपको सारी चीज़ें बताते चलती हूँ। यहाँ पे जो जो बता रही हूँ आपको सिंपली वही वही लिख के आ जाना है, ठीक है। तो ऑफिस मैनेजर कौन होता है? जो कि ऑफिस को मैनेज करता है, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट अभी मैंने आपको बताया कि ऑफिस को मैनेज करना, तो ऑफिस को मैनेज कौन करेगा? कोई इंसान ही तो करेगा ना, कोई बाहर से आकर तो करने नहीं लग जाएगा। तो जो मैनेजर ऑफिस की सारी ड्यूटीज़ को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस मैनेजर। अब एक ऑफिस मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं, ठीक है। तो रोल्स देखो मैं बताती हूँ क्या होते हैं। सबसे पहला है लीडर। वो एक लीडर होता है, ठीक है, वो सारे अपना जो भी स्टाफ है उनको लीड करता है। सेकंड है प्लानर, डेली ऑफिस एक्टिविटीज़ को प्लान करता है। थर्ड है ऑर्गेनाइज़र, जो भी आपके रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। फोर्थ है कंट्रोलर, कंट्रोल करता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम्युनिकेटर, अपनी इन्फॉर्मेशन को वो डिपार्टमेंट्स के बीच में शेयर करता है, ठीक है। अब वो ऑफिस मैनेजर है तो ऑफिस के लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी वो बाहर डिपार्टमेंट को बताएगा। डिपार्टमेंट कोई भी टास्क देती है तो वो ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ से करवाएगा, ठीक है। तो ये भी काम होता है ऑफिस मैनेजर का। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटर। टीम वर्क बना रहे ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे ना तो टीम वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से हो, ये भी ऑफिस मैनेजर का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटीज़। अब जो मैंने रूल्स बताया ना आपको, सेम वही आपको ड्यूटीज़ में लिख के आने हैं, सेम वही आपको फंक्शंस में लिख के आने हैं। और ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट्स में लिख दिया है। ऑलमोस्ट यार सेम ही चीज़ें होती हैं, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी और आप लोग इतना तो खुद से बना के लिख सकते हो। और अगर किसी को भी ये PDF परचेज़ करनी हो तो वो मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं वहाँ पे आपको PDF सेंड कर दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपली देखो यार, आपने साल भर तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, अब ये जितनी भी देर की वीडियो है आप ये वीडियो देखो और एक बार अच्छे से देख लो और एक बार मेरी नोट्स एग्ज़ाम से पहले पढ़ लो। आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और आप लोग बाहर से गेस्ट पेपर लोगे, कोई बुक लोगे, चीटिंग करोगे, एग्ज़ाम में पकड़े जाओगे तो, और बैक वैक आ गई तो ऐसे लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग सिंपली एक वीडियो देख लो यार। और ज़्यादा नोट्स मेरे एक्सपेंसिव भी नहीं है, जस्ट 20 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, तो आप अफोर्ड कर सकते हो। इतने तो आप मोमोज़ खा जाते हो बाहर जाके, लेकिन अगर 20 रुपीज़ में आपका एग्ज़ाम निकल जा रहा है तो यार उसमें मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है। तो आप चाहो तो मेरे से टेलीग्राम पे परचेज़ कर सकते हो नोट्स, और वीडियो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, आप इसे देख के भी जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। नोट्स तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सारी चीज़ें याद नहीं रख पाते हो, तो एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिविजन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब देखो ऑफिस लोकेशन क्या होती है। ऑफिस लोकेशन का मतलब है वो प्लेस या फिर वो एरिया जहाँ पे आपने अपना ऑफिस सेटअप करा है, ठीक है। ऑफिस सेटअप करने के लिए आपको ज़रूरत तो चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए या फिर कोई फ्लैट वगैरह, आप जहाँ भी अपना ऑफिस बना रहे हो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस तो चाहिए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस लोकेशन। अब जब आप अपना ऑफिस लोकेशन डिसाइड करते हो तो वहाँ पे आप अपना ऑफिस लोकेशन, या कहीं भी आप ऑफिस बना रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो उससे पहले, ठीक है। तो वही कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आप कहाँ पे ऑफिस बनाने वाले हो, कहाँ पे लेने वाले हो, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वही फैक्टर्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ ऑफिस लोकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट प्लेस। सबसे पहला काम, आप जहाँ भी ऑफिस लेने वाले हो आप चेक करते हो कि वहाँ पे आपको जितनी जगह की ज़रूरत है उतनी जगह है भी कि नहीं है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है आपका एक छोटे से ऑफिस में काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सफिशिएंट प्लेस है कि नहीं वो चेक करते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अब आप बिल्कुल ही जंगल में जाके तो ऑफिस नहीं लोगे ना, कहीं अच्छी जगह पे लोगे जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ को आने जाने में दिक्कत ना हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ठीक है। थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आसपास लेबर है कि नहीं, आसपास आपके लोग हैं कि नहीं, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे आसपास लोग होने चाहिए जिनको आप हायर कर सको। कोई अगर बहुत दूर रहता है, आपका ऑफिस बहुत ज़्यादा ही आउटर लोकेशन में है, तो वहाँ पे तो इतनी दूर काम करने नहीं आएगा ना, ठीक है। तो आसपास लोग होने चाहिए। फोर्थ है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब आप अपना ऑफिस लोकेशन देखते टाइम ये भी चेक करते हो कि वहाँ पे यार सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि अभी रिसेंट में केस हुआ था, लोगों ने अंडरग्राउंड जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो बना रखी हैं, तो वहाँ पे पानी वानी भर जाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं होती है। या फिर आपके ऑफिस में प्रॉपर अगर कभी
बाय चांस अगर आग वगैरह लग जाती है तो निकलने के लिए प्रॉपर एग्जिट वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक करते हो। फिफ्थ है आपका पार्किंग स्पेस। अब जाहिर सी बात है, लोग काम करने के लिए आ रहे हैं तो यार वो अपनी बाइक से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग देखो मेट्रो से आते हैं, काफ़ी आपकी अपनी पर्सनल बाइक वगैरह से आते हैं, तो उनको पार्किंग स्पेस तो चाहिए। रोड पे पता चला उन्होंने बाइक पार्क करी और म्यूनसिपाल्टी वाले उठा के ले गए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आप पार्किंग स्पेस भी देखोगे। नेक्स्ट है आपका लीगल एंड गवर्नमेंट रूल्स। अब देखो कुछ गवर्नमेंट रूल्स और लीगल रूल्स भी होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। कई बार गवर्नमेंट ने पहले से ही बता रखा होता है कि इस एरिया में आप अपना कमर्शियल पर्पस के लिए ऑफिस वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, बिल्डिंग वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया में। तो वहाँ पे वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये आपका ऑफिस लोकेशन के बारे में हो गया सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस देखो क्या होता है। वर्चुअल आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो कि बस ऑनलाइन फॉर्म में है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑफिस एक ऐसी सर्विस होती है जो कि प्रोवाइड करी जाती है। बहुत सारी एजेंसीज, कंपनीज होती हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसेस को या फिर स्टार्टअप्स, देखो जब हम लोग कोई स्टार्टअप करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम लोग एक बड़ा ऑफिस अरेंज कर पाएँ, ठीक है। और हमारा अगर ऑनलाइन वर्क है तब तो हमें और ज़्यादा इतनी नीड नहीं होती ऑफिस को सेटअप करने की, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं लोगों को, जिसमें ना आपको एक फ़िज़िकल ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपको रजिस्टर करने के लिए प्रॉपर एड्रेस देते हैं, ठीक है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ कर सकते हो। अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑफिस एड्रेस क्योंकि चाहिए होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर, तो वो ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं आपको। ये लोग प्रॉपर फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, रिसेप्शनिस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। किसी कस्टमर ने कॉल करा है तो ये लोग वो कस्टमर केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, मेल हैंडलिंग, कॉल फॉरवर्डिंग एक्सेट्रा। जितनी भी मतलब सर्विसेज नीड होती है ना एक ऑफिस में, वो सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर बाय चांस आपको कल को मीटिंग करनी पड़ जाती है, आप अपने मेंबर्स को बुलाते हो, तो ये लोग उसके लिए रूम वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, प्रॉपर ऑफिस प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे आप अपनी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के सारी ऑफिस की फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बदले में आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होता है, आप लोग अपने घर से ही काम करते हो। अगर आपको कभी मीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको बोलते हो और ये लोग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये होता है आपका वर्चुअल ऑफिस, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो आपका डिफरेंस पूछ लेते हैं कभी कभी, वर्चुअल ऑफिस और फिज़िकल ऑफिस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगी आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्चुअल ऑफिस में देखो आपका फिजिकल ऑफिस नहीं होता है, आप अपना घर से ही काम करते हो, जहाँ से भी काम करते हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चलता है आपका। फिजिकल ऑफिस में आपका फिजिकल ऑफिस होता है, आपको वहाँ जाके वहाँ पे काम करना पड़ता है। वर्चुअल ऑफिस में कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, फिजिकल ऑफिस में आपकी फ़िक्स लोकेशन होती है। ऑफिस में फ़िक्स लोकेशन होती है। थर्ड आपका डिफरेंस आ जाता है, जो वर्चुअल ऑफिस होता है इसमें देखो आपके कम पैसे लगते हैं, ठीक है, लो होता है, ये थोड़ा सा चीप होता है। लेकिन आपका फिजिकल ऑफिस है वो यार एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वहाँ पे आपने ऑफिस लिया हुआ तो आपको रेंट देना है, ठीक है, मेंटेनेंस का बिल देना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, फर्नीचर वगैरह आपने लिया है तो उस पर खर्चा होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। फोर्थ आपका डिफरेंस आ जाता है कि जो वर्चुअल ऑफिस है ये फ्लेक्सिबल होता है, आप कहीं से भी बैठ के अपना अपना लैपटॉप उठाया और काम कर सकते हो। लेकिन फिजिकल ऑफिस आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता, यहाँ पे तो आपको फिक्स टाइमिंग पे जाना है, फिक्स टाइमिंग पे आना है और उतनी देर काम करना ही करना है और अपने प्लेस पे ही करना है, ठीक है। लास्ट आपका डिफरेंस आता है, वर्चुअल ऑफिस जो है वो क्विक एंड ईजी टू स्टार्ट होता है। अब किसी बंदे ने नई नई कंपनी स्टार्ट करी, कोई स्टार्टअप है, ठीक है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो थोड़े से पैसे देगा और वर्चुअल ऑफिस का एड्रेस वगैरह लेके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा और बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है। लेकिन फिजिकल ऑफिस में यार आपको टाइम लगेगा, आप पहले अच्छा सा प्लेस ढूंढोगे, वहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप करोगे, और यहाँ पे देखो ये एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे ऑफिस लेने के लिए, सारा फर्नीचर लेने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वर्चुअल और फिजिकल ऑफिस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यार देखो अगर आप लोग इस पीडीएफ को परचेज़ करोगे, ठीक है, तो प्लीज़ इसको ना किसी के साथ भी शेयर मत करना। किसी ग्रुप वगैरह में मैंने देखा है बच्चे शेयर कर देते हैं कि हमारे पास पीडीएफ है, ले लो यार, बिल्कुल भी मत करना है ऐसा। अगर आप लोग परचेज़ कर रहे हो तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज ये बुक बहुत टाइम लगता है मेरे को आपको लिए वीडियोस बनाने में, नोट्स बनाने में। पहले पूरी बुक को पढ़ो, फिर एनालाइज करो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और उसके बाद भी यार देखो इस वाले सब्जेक्ट में ना आपके ऑलमोस्ट हर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर उसको एलिमिनेट करना भी कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं रिमूव कर दूं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारा कुछ पढ़ने में ना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ,
मैंने पूरी PDF बनाई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और फिर यार मैं घर से रिकॉर्ड करती हूँ तो डिस्टर्बेंस भी होता है बीच बीच में, तो वीडियो को एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, थंबनेल डिज़ाइन करना, ठीक है, सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। तो इसमें यार बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है। तो और आप लोग अगर मेरी मेहनत को ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, ऐसे किसी के साथ भी शेयर कर दोगे PDF, तो यार सच में बुरा लगता है। प्लीज़ ऐसा मत करना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, आपका जो टॉपिक आता है वो आता है ऑफिस एटिकेट का। ऑफिस एटिकेट क्या होते हैं, ठीक है। एटिकेट मतलब होता है कि बेसिक जो रूल्स होते हैं, बेसिक जो डिसिप्लिन होता है किसी भी इंसान में, किसी भी बंदे में, जो बेसिक मैनर्स होते हैं ना, उसको हम लोग एटिकेट बोलते हैं। और वही कुछ एटिकेट जो होते हैं हमें ऑफिस में फॉलो करने होते हैं। तो जो हम ऑफिस में एटिकेट्स फॉलो करते हैं, जो रूल्स, जो डिसिप्लिन, जो मैनर हम लोग फॉलो करते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑफिस एटिकेट, ठीक है। और ऑफिस एटिकेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर आप कहीं भी काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप जॉब पे जा रहे हो और वहाँ जाके किसी से भी बदतमीज़ी करने लगोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपका एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो, इसलिए हमें ऑफिस एटिकेट को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ऑफिस एटिकेट के कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ऑफिस एटिकेट के कौन से डूज़ एंड डोंट्स है, प्लीज़ एक्सप्लेन, ठीक है। और ये 10 नंबर में ही आता है ये क्वेश्चन, पूरा 20 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको 5 डूज़ एंड 5 डोंट्स बता दे रही हूँ ऑफिस एटिकेट के, जो कि आप एग्जाम में ईजिली लिख के आ सकते हो और अपनी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है डूज़ बता रही हूँ मैं आपको ऑफिस एटिकेट के। बी पंक्चुअल, आपको ऑफिस हमेशा टाइम से जाना चाहिए, लेट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो गालियाँ तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, साथ में सैलरी भी कट कर लेते हैं काफ़ी लोग तो, ठीक है। तो आपको टाइम से जाना चाहिए, ये तो हो गई अपनी बात, लेकिन वैसे भी यार आपको टाइम से जाना चाहिए, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि जो इंसान पंक्चुअल ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा, ठीक है। ये होता है। सेकंड है आपका ड्रेस प्रॉपरली। अब ऐसा नहीं कि कबाड़ी की तरह उठ के चले जाओगे ऑफिस में, अच्छे से पूरा प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है आपको, अच्छे से नीट एंड क्लीन, ठीक है। ऐसा नहीं कि गंदे संदे उठे और चल पड़े, ठीक है। थर्ड है आपका ग्रीट अदर्स पोलाइटली। अगर आपको ऑफिस में आपके सीनियर्स मिलते हैं, कलीग्स मिलते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉपरली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी कहना है कहोगे, ठीक है। आपकी नाइट शिफ्ट है तो जाहिर सी बात है जाते ही गुड नाइट तो नहीं बोल दोगे, गुड इवनिंग ही बोलते हैं हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो, क्योंकि गुड नाइट आपका एक गुड बाय फ्रेज होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से ग्रीट करना चाहिए सबको पोलाइटली। फोर्थ है आपका कीप योर वर्क स्पेस क्लीन। अब आपको अपना जहाँ पे भी आपका डेस्क है वहाँ पे आपको क्लीन रखना होता है, ठीक है, गंदा नहीं। अगर कुछ फाइल्स पड़ी हैं तो आपने पता चला सारी फैला के रख दी हैं, या आपने कुछ खाया पिया चॉकलेट वगैरह रैपर वहीं फेंक रखा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखना है। फिफ्थ है आपका स्पीक पोलाइटली एंड रिस्पेक्टिवली। आपको हमेशा पोलाइटली और रिस्पेक्टिवली सबके साथ बात करनी चाहिए, चाहे वो आपका सुपीरियर हो, चाहे वो आपका सबॉर्डिनेट हो, ठीक है, वो किसी भी पोजीशन पे हो, या रिस्पेक्ट सब लोग डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो आपको सबको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। ये तो हो गए आपके डूज, आपके ऑफिस एटिकेट के, कि क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डोंट्स ऑफ ऑफिस एटिकेट, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। डोंट यूज़ रूड लैंग्वेज, आपको रूड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, किसी से भी चिल्ला के बात नहीं करनी है, उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डो नॉट डिस्टर्ब अदर्स वर्क। अगर कोई काम कर रहा है बंदा और जाके आपको उसको परेशान नहीं करना है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोंट गॉसिप। अब ऑफिस में मान लो यार किसी को ऊपर मैनेजर ने गुस्सा कर दिया, या किसी की लड़ाई हो गई, या किसी का कुछ भी चल रहा है, आपको किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गॉसिप उसको किस तरीके से अफेक्ट कर जाए, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, आपको नहीं पता। आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का मज़ा हो सकता है, लेकिन किसी और को उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो गॉसिप नहीं करना है। फोर्थ है आपका डोंट ब्रेक रूल्स। अगर आपके ऑफिस में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है, जैसे कई ऑफिस में रूल होता है कि वर्किंग टाइम पे आप लोगों को फ़ोन यूज़ नहीं करना है, फ़ोन साइलेंट पे कर के रखना है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स वगैरह आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और ऑफिस के रिसोर्सेज को बिना परमिशन के यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डोंट इग्नोर टीम स्पिरिट। अगर देखो आपकी टीम बनाई गई है ऑफिस में किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो आपको सिर्फ सेल्फिश नहीं होना है। अगर पूरा काम टीम ने मिलकर करा है तो ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट आप अपने ऊपर ही ले लो, या फिर टीम को पार्टिसिपेट ही ना करने दो, खुद ही बोले जा रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो, ठीक है। तो आपको टीम स्पिरिट मेंटेन करके रखनी है। समझ आई बात। तो ये आपके डूज एंड डोंट्स है ऑफिस एटिकेट के। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये भी देखो शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है। इसमें ना कई बार आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच का या तो डिफरेंस पूछ लेंगे, या शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजिंग द वर्क, स्टाफ, डिपार्टमेंट एंड रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे सो दैट ऑफिस टास्क आर डन स्मूथली, क्विकली एंड करेक्टली।
ठीक है। तो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, पूरा प्रॉपर वर्क को अरेंज करना, स्टाफ को, डिपार्टमेंट को, रिसोर्सेज को ऐसे वे में अरेंज करना जिससे आपका ऑफिस टास्क, जितने भी ऑफिस टास्क हैं वो स्मूथली और क्विकली हो पाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन देखो आपकी 4 टाइप की दे रखी है बुक में, वो बताती हूँ मैं। सबसे फर्स्ट है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग स्केलर या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपकी जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो टॉप टू बॉटम में फ्लो करती है स्ट्रेट लाइन में। मतलब जो सबसे टॉप पोजीशन पे होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, और जो लोअर पोजीशन पे होता है उनके पास कम पावर होती है, ठीक है। और एक ही बॉस होता है इसमें, ठीक है, जो कि टॉप पोजीशन पे होता है। तो ये होती है आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, उसके नीचे आता है मैनेजर, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे क्लर्क, ठीक है। इस तरीके से फॉलो करता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब एक ही बॉस है तो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ये एडवांटेज है। सेकंड है क्विक डिसीजन। एक ही आपका बॉस है तो, और टॉप मैनेजमेंट सारे डिसीजन लेती है, तो डिसीजन लेने में जल्दी होती है, ठीक है। अगर आप लोग सबसे पूछते हो तो लेट होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बंदा ले रहा है तो जल्दी हो जाता है। थर्ड है आपका ईजी टू मैनेज। मैनेज करना ईजी हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया टॉप से बॉटम तक आपकी पावर फ्लो करती है, अथॉरिटी फ्लो करती है, तो यहाँ पे मैनेज करना ईजी हो जाता है। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है नो एक्सपर्ट एडवाइस। अब देखो यहाँ पे सारा जो डिसीजन है ना, सारी मेन पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास में होती है, और जो लोअर एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोअर मैनेजमेंट होता है, उनके पास डिसीजन मेकिंग में या फिर कोई आइडिया वगैरह देने की पावर नहीं होती है। तो अगर किसी एम्प्लॉय के पास अच्छा आइडिया है तो वो बता ही नहीं सकता, तो यहाँ पे नो एक्सपर्ट एडवाइस होती है, ठीक है। सेकंड है आपका टू मच प्रेशर ऑन टॉप लेवल मैनेजर्स। अब सारा पावर जब टॉप मैनेजमेंट के पास ही है तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी उनके ऊपर ही होगा सारे डिसीजंस लेने का, सारा काम अच्छे से करने का, ठीक है। तो ये होता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या होती है, इसमें जो आपकी डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किए गए होते हैं। जैसे कि अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट है, एचआर का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं। और देखो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं एक से ज़्यादा लोगों को। एक तो वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, फिर हो सकता है वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट करना पड़े उनको, ठीक है। तो ऐसा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया इसके, कि फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स के लिए अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। अब जाहिर सी बात है हर काम के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो वो अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं। सेकंड है आपका बेटर एफिशिएंसी। अगर वो लोग स्पेशलाइज हैं अपने काम में तो एफिशिएंसी अच्छी होएगी, इंक्रीज़ होएगी। थर्ड है आपका लिमिटेड वर्क। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं तो काम भी उनको लिमिटेड ही रहता है, अपने डिपार्टमेंट का ही तो काम करेंगे ना, बस दूसरे डिपार्टमेंट का काम थोड़ी ना करने लग जाएंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस देखो क्या होती है। सबसे फर्स्ट है एक्सपेंसिव। अगर आप सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाओगे, सबके लिए अलग अलग स्टाफ, अलग अलग मैनेजर हायर करोगे, ठीक है, तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। सेकंड है नो यूनिटी ऑफ कमांड। अब इतने सारे डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे ना यूनिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं। थर्ड है आपका कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। नेक्स्ट आती है आपकी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो जो आपकी मैंने स्टार्टिंग में लाइन ऑर्गेनाइजेशन बताई ना, और सेकंड ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों का मिक्स होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जैसे कि लाइन मैनेजर में लाइन जो मैनेजर होता है वो डिसीज़न लेता है, और जो स्टाफ होते हैं, जो एक्सपर्ट स्टाफ होते हैं, वो लोग एडवाइस दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिक्स होता है लाइन और फंक्शनल का। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। और यार देखो ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर आप एक का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस याद कर लेते हो ना, तो अगले का खुद ही बना के लिख दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सबके अलग अलग याद करने पड़ेंगे, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आप लोग एक बार रीड कर पाओ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाए। बट अगर आप एक ही टाइप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख के आ जाते हो ना, तो वो लोग इतना अच्छे से तो चेक करते नहीं हैं, और वो लोग आपका सही भी कर देंगे, और क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका एक्सपर्ट एडवाइस इज़ अवेलेबल। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में
आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, ठीक है। सेकंड है आपका बेटर डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। थर्ड है आपका वर्कलोड इज़ शेयर्ड, जो आपका वर्कलोड है वो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाता है, सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर नहीं आ जाता है। फोर्थ है आपका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स कर रखा है सारी चीज़ों को, ठीक है। फिफ्थ है आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क में स्पेशलाइजेशन आती है क्योंकि दोनों का मिक्स है ये। सिक्स्थ है आपका इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। देखो अब यहाँ पे जो एडवांटेजेस आई है ना, वो दोनों की मिला जुला के एडवांटेजेस आ गई है। सेम ये जो डिसएडवांटेजेस है ना, ये भी आपकी लाइन और फंक्शनल वाले की मिक्स करके लिखी हुई है, तो ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ना, जहाँ पे आपके जो डिसीजंस हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। कोई एक अकेला बंदा डिसाइड नहीं कर रहा होता, कोई एक अकेला इंसान डिसीजन नहीं लेता है, कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सारे मिल के और डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। हर मेंबर अपना ओपिनियन देता है और फिर उसके बाद वोटिंग करके सारा ग्रुप एक साथ मिल के डिसीजन लेता है, ठीक है, सबकी बात सुनी जाती है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। बेटर डिसीजंस थ्रू ग्रुप थिंकिंग। अगर देखो कोई एक बंदा अकेला सोच रहा है तो सिर्फ उसका ही तो दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा होगा वही आएगा ना, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो सबके अलग अलग ओपिनियंस है, सब क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं, तो यहाँ पे अच्छे डिसीजंस ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है आपका एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोग हैं तो यहाँ पे वो लोग अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है। थर्ड है आपका शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबने मिल के डिसीजन लिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी मिल के होएगी ना, सिर्फ एक अकेले इंसान की तो नहीं होएगी। फोर्थ है आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक आपको पता ही है, ठीक है, सिर्फ मतलब ऑटोक्रेटिव टाइप का नहीं होता, यहाँ पे सारे लोग मिल के काम करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका डिसीजन टेक्स मोर टाइम। अगर देखो ज़्यादा लोग होते हैं तो डिसीजन लेने में टाइम लगता है। सपोज़ करो अगर आप एक घर में 2 लोग रहते हो, ठीक है, तो एक ने बोला कि मुझे रोटी खानी है, एक कह रहा है मेरे को चावल खाने हैं, तो आपको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा ना कि बनाना क्या है। और अगर वहीं पे 8-10 लोग आ जाएं, कोई कहेगा रोटी खानी है, कोई कहेगा मुझे खिचड़ी खानी है, कोई कहेगा मुझे पराठे खाने हैं, तो इस तरीके से आपको टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो टाइम लगता है डिसीजन लेने में। नेक्स्ट है आपका रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट। अब अगर बहुत सारे लोग हैं कहीं पे तो लड़ाई झगड़ा होने का चांस तो रहता ही है, ठीक है। अगर किचन में 2 बर्तन रहेंगे तो वो बजेंगे ही आज आपस में, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी होता है, अगर बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कुछ कह दिया और किसी का ओपिनियन मैच नहीं कर रहा, कोई अपना डिफरेंट ओपिनियन शेयर कर रहा है, कोई अपना डिफरेंट शेयर कर रहा है, तो यहाँ बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका समटाइम्स लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब देखो इतने सारे लोगों ने मिलकर डिसीजन तो ले लिया, उस टाइम तो सब लोग कहते हैं कि सबकी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर कल को कुछ गड़बड़ हो जाती है ना तो सब कोई भी अपने ऊपर तो ब्लेम लेता नहीं है। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है ये हमारा कि हम खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेते, तो ये लोग आपस में एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहराने लगते हैं कि नहीं इसकी गलती है, इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, तो ये भी होता है। फोर्थ है आपका कैन बी एक्सपेंसिव इफ़ टू मैनी पीपल इन्वॉल्व। अगर आपने बहुत सारे लोगों को हायर करा है, ठीक है, तो और सारे एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उनकी सैलरी भी हाई होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो ये आपके सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइलिंग देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, आपके किसी भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, कोई फाइल्स तो होंगी, तो उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना और सेफ तरीके से रखना जिससे वो ख़राब ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइलिंग, ठीक है। फाइलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड कीपिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ एंड ऑर्गेनाइज वेज सो दे कैन बी ईजिली फाउंडेड व्हेन नीडेड, ठीक है। अच्छे से सेफ जगह पे रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उन डॉक्यूमेंट्स को देखने की हम उनको आराम से निकाल पाएँ और देख पाएँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइलिंग। अब फाइलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं। और देखो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, ये जो सारे आपको मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ना, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिंगल आपसे 20 नंबर में पूछा जाए, हमेशा पार्ट्स में ही पूछा जाता है। और बाय चांस देखो एक जो आपका ऑफिस मैनेजमेंट का क्वेश्चन होता है और रोल्स ऑफ मैनेजर और ऑफिस मैनेजर वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी 20 नंबर में अकेले पूछे जाते हैं। इसके अलावा सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर में ही पूछे जाते हैं, पार्ट्स बना देते हैं, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, पहला पार्ट 10 नंबर का, दूसरा पार्ट 10 नंबर का, ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं।
एक दो क्वेश्चन ही होते हैं जो आपके सिर्फ एक ही टॉपिक पे 20 नंबर का क्वेश्चन बने। समझ आई बात। तो देखो ये देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है तो वो आपके सेफ रहेंगे और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहेंगे, ये पहली इंपॉर्टेंस होती है। सेकंड है हेल्प इन क्विक एंड ईजी सर्च ऑफ रिकॉर्ड्स। आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखा है तो जब भी आपको ढूंढना होगा तो आपको आराम से मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, तो ढूंढने में आसानी होगी। थर्ड है आपका सेव टाइम एंड एफर्ट। आपको आसानी से मिल गया तो आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। फोर्थ है आपका अवॉइड लॉस और डैमेज ऑफ इंपॉर्टेंट पेपर्स। अच्छे से रखा है, सेफ जगह पे रखा है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ख़राब नहीं होते, डैमेज नहीं होते, ठीक है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गुम नहीं होते, ठीक है। फिफ्थ है आपका हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग विद प्रॉपर रिकॉर्ड। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है फर्म के किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहेंगे तो वो आपकी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्स ऑफिस एफिशिएंसी एंड स्मूथ वर्किंग। प्रॉपर रिकॉर्ड है आपके पास, हर चीज़ का प्रॉपर मेंटेन कर रखा है आपने, तो वो आपकी ऑफिस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि कहाँ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा, कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा। ऑफिस की एक एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो वो ऑफिस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। लास्ट है आपका एक्ट एज प्रूफ और एविडेंस इन लीगल और ऑफिशियल मैटर्स। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है और कल को आपको प्रूफ के तौर पे कुछ देना पड़े तो आप लोग क्या दोगे, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा। तो लेकिन अगर आपके पास एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली तो आप लोग आराम से उसको एज ए एविडेंस रख सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है आपका फाइलिंग का। अब देखो फाइलिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप से हम लोग फाइलिंग करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स को हम किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप बताती हूँ मैं आपको। सबसे फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल फाइलिंग। यहाँ पे जो आपकी फाइल्स होती हैं उनको आप A to Z ऑर्डर में अरेंज करके रखते हो। जैसे किसी फाइल का नाम ए से है तो ए वाली, फिर बी वाली, फिर सी वाली, इस तरीके से। सेकंड है आपका न्यूमेरिकल फाइलिंग। यहाँ पे आप जो फाइल्स हैं उनके ऊपर नंबरिंग करके अरेंज करते हो कि फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड है आपका सब्जेक्ट वाइज फाइलिंग। यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट या फंक्शन है उनके बेसिस पे आप लोग फाइलिंग को अरेंज करते हो कि सेल्स डिपार्टमेंट की फ़ाइल इस तरफ है, परचेज़ की इस तरफ है, ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ है आपका क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग। जो आपकी फाइल्स हैं इनको आप डेट्स के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हो कि कौन सी फाइल इस डेट की है, कौन सी फाइल इस डेट की है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से 4 टाइप्स हो गए आपके फाइलिंग के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसी में देखो आपका एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ये जो फाइलिंग है, प्रॉपर फाइलिंग करने का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, हम लोग किस तरीके से फाइल्स को अरेंज करते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसीजर बताओ, प्रोसेस बताओ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका रिसीव डॉक्यूमेंट्स। आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट को रिसीव करोगे, आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा जब तो आप उसको रखोगे ना, ठीक है। सेकेंड है आपका रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स लिखते हो उस डॉक्यूमेंट के बारे में कि वो डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड है। थर्ड है आपका सॉर्टिंग। अब आपको उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है, आप जिस भी तरीके से फाइलिंग करना चाहते हो। अगर नंबर से तो आप नंबरिंग करोगे, डेट के हिसाब से तो आप डेट के हिसाब से अरेंज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉर्ट आउट करते हो। फोर्थ आता है आपका क्लासीफाइंग। अगर यहाँ पे आपको फंक्शंस के बेसिस पे रखना है तो आप क्लासीफाई तो करोगे उनको कि हाँ अब आपने देखो नंबरिंग कर ली मान लो सारे डॉक्यूमेंट्स की, या डेट वाइज आपने जैसे भी करा है, ठीक है, सॉर्टिंग कर ली। तो उसके बाद आप जो भी सेम टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक साथ रखोगे, ठीक है, तो ये करते हैं। फिफ्थ है आपका इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे आप प्रॉपर लिस्ट बनाते हो, जैसे हम कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं ना कि इस पेज नंबर पे ये वाला चैप्टर करा है हमने, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं कि हमने ये वाली फाइल इस जगह पे रखी है ताकि आपको फ्यूचर में जब भी ढूंढना हो तो आप आराम से ढूंढ पाओ। नेक्स्ट आपका फाइलिंग। अब आपने फाइनली सारा काम जब कर लिया, इंडेक्सिंग वगैरह कर ली कि हाँ आपको ये वाली फाइल इस जगह पे रखनी है, तो आप लास्ट में उसको वहाँ पे रख देते हो, ठीक है, प्रॉपर फोल्डर में और प्रॉपर सेफली। नेक्स्ट आता है आपका 7th स्टेप है स्टोरिंग। अब यहाँ आपको फाइल्स को आपको स्टोर करना है, डॉवर्स में कर सकते हो, कैबिनेट में कर सकते हो। और कई लोग क्या करते हैं ना, फाइल को देखो फिजिकली फॉर्म में तो रखा ही है, उसके साथ में वो लोग उसकी डिजिटल कॉपी भी बना लेते हैं साथ में, ताकि कल को अगर ऑफिस में आग वग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो फाइल नहीं मिलती है, तो हम लोग डिजिटली चेक कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिट्रीविंग। अब रिट्रीविंग में देखो जब भी आपको उन फाइल्स की, उन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, आप उनको वापस निकालते हो, ठीक है, चेक करने के लिए। 9th है आपका वीडिंग। लास्ट है आपका, ठीक है, वीडिंग मतलब होता है जो आपकी फाइल्स, पहले तो हमें लगता है ना काफ़ी सारी चीज़ें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रख देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतने काम का नहीं है, या फिर किसी फाइल की डेट चली जाती है, मतलब उस डेट के बाद में हमें वो फाइल नहीं चाहिए, तो
हम लोग क्या करते हैं, वो जो भी फाइल्स अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, या तो वो पुरानी हो गई है या तो वो हमारे काम की नहीं है, तो अब हम उनको निकाल के हटा देते हैं, जमा करके भीड़ क्यों बना रही है, ठीक है। तो वीडिंग में हम लोग ये करते हैं कि हमें जो भी अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पुराने होते हैं, उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे स्टेप्स हो गए फाइलिंग प्रोसीजर के। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है ना, इंडेक्सिंग का आता है, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग अभी मैंने बताया आपको कि जैसे हम कॉपी में लिखते हैं कि इस वाले पेज नंबर पे हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा है, वैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं, जो कि हमें फाइल्स का रिकॉर्ड बताती है कि ये वाली फ़ाइल इस जगह पे रखी हुई है, ठीक है। या फिर तो ये वाला हो गया हमारा इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? इम्पॉर्टेंस आप लोगों को पता ही है, जैसे कि हमें फ़ाइल ढूंढनी होगी तो आसानी होगी, ठीक है, हमारा टाइम और एफर्ट बचता है, कन्फ्यूज़न नहीं होती कि कौन सी फ़ाइल कहाँ रखी है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हमें सारा काम सही से हो जाएगा तो फिर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, हमारी स्मूथली चलेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी ऑफिस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी इंडेक्सिंग की। अब इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिशिंग का। इस पर देखो आपके ना 3 टाइप के दे रखे हैं बुक में, डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। इनमें से कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है ये पब्लिशिंग। मीन्स आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम अपने किसी भी टाइप का कंटेंट हो, आपका वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई रिटन में हो, बुक वगैरह हो, ठीक है, उसको जब हम लोग पब्लिक करते हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देते हैं, तो उसको हम लोग पब्लिशिंग बोलते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ और मैं इसको YT पे डाल देती हूँ, ठीक है, तो ये मैं पब्लिशिंग ही तो कर रही हूँ ना, मैं अपनी वीडियोस को पब्लिक तक अवेलेबल करवा रही हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिशिंग, ठीक है। और जो आपकी पब्लिशिंग है वो ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। ऑफलाइन जैसे हमें स्कूल्स में बुक वगैरह मिलती है ना, तो वो देखो ऑफलाइन पब्लिशिंग है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बुक प्रिंट करवा दी और वो हमें स्कूल में मिल रही हैं, तो वो ऑफलाइन है। ऑनलाइन जैसे कि मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो ये ऑनलाइन पब्लिशिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी बुक में जो 3 टाइप के प्लेटफॉर्म दे रखे हैं वो बताती हूँ। डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म देखो क्या होता है, जो जहाँ पे हम लोग अपनी बुक्स को, मैगजीन्स को या फिर आर्टिकल्स वगैरह को ऑनलाइन शेयर करते हैं, ठीक है। और एक बुक के फॉर्म में होता है, जैसे ई बुक वगैरह हमें, जैसे हम वेबसाइट से कोई ई बुक डाउनलोड करते हैं, जैसे इग्नू की वेबसाइट से हम लोग स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, या फिर अमेज़ोन वगैरह हो गया, वहाँ से आप लोग बुक्स वगैरह, ई बुक्स वगैरह परचेज़ करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। सेकंड है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया आप सभी लोगों को पता है, आपको फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह शेयर करने के लिए आप लोग यूज़ करते हो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप कोई भी अपनी वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अपने ब्लॉग्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, वर्डप्रेस हो गया, सबस्टैक हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, स्पॉटिफाई में हम लोग ऑडियो वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया? तीनों में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस तो मुझे नहीं लगता, पर आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपकी एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो मैंने जो भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको बस एक ओवरव्यू देने के लिए लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाए इस टॉपिक में है क्या। बाकी तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बजट से, ठीक है। बजट क्या होता है? बजट आप लोगों को, आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, पता है क्या होता है, ठीक है। जब हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमें कितनी इनकम मिलने वाली है फ्यूचर में और कितने एक्सपेंसेस हमारे होने वाले हैं, उसको हम लोग बजट बोलते हैं। जैसे हमारा इंडिया का भी बजट आता है फरवरी के अराउंड, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना बजट बनाते हैं, ठीक है। आप किसी भी ऑफिस वगैरह में तो आप चेक तो करोगे ना कि हाँ, हमें फ्यूचर में कितनी इनकम मिलने वाली है और हमारे कितने खर्चे होने वाले हैं। तो वो हम पहले से ही जब उसको प्रिपेयर करते हैं, प्लान बना लेते हैं प्रॉपर, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। अब देखो बजट आपका कितने टाइप्स का होता है ये पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ बजट बताओ और बजट का क्या प्रोसेस होता है, बजट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो वो आप खुद से बना के लिख सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बजट बताती हूँ आपको कितने टाइप के होता है। सेल्स बजट हो जाता है, जहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल्स होने वाली है, ठीक है, कितने हमें प्रॉफिट होने वाला है, कितनी सेल्स हमारी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन बजट। इसमें हम यहाँ पे बजट बनाते हैं कि हमें कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, हमें कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं।
प्रोडक्शन बजट बोलते हैं उसको। थर्ड आता है आपका परचेज़ बजट। यहाँ पे हम इस चीज़ का बजट बनाते हैं कि हम फ्यूचर में कितना रॉ मटेरियल है जो कि हम परचेज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपकी अगर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाते हो तो आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, और आपको पता होना चाहिए कि हमें कितना परचेज़ करना है और हमारा कितना खर्चा आने वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज़ बजट। नेक्स्ट आपका कैश बजट। यहाँ पे हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आउटफ्लो और इनफ्लो हमारा कितना होने वाला है वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप फ्यूचर में अगर आपने कुछ एसेट वगैरह परचेज़ करी तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, और अगर आपको कोई रेवेन्यू हो रहा है तो कैश इनफ्लो होगा। तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा हम अंदाज़ा लगाते हैं। देखो बजट जो होता है ना, हमेशा हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, ये कोई एक्यूरेसी नहीं दिखाता है, क्योंकि हम लोग पहले से डिसाइड कर रहे हैं कल को क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कल को क्या होने वाला है भाई। हमारा जो बजट है हम बस एक ब्लूप्रिंट के लिए बनाते हैं। कल को बजट से बाहर भी जा सकता है हमारा खर्चा, बजट के अंदर भी रह सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। हम लोग बस एस्टिमेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेबर बजट। लेबर बजट होता है कि हमें कितना लेबर चाहिए, कितने घंटे लेबर्स को काम करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका लेबर बजट। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल बजट। कैपिटल बजट देखो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। जब हम लोग कोई भी, पता ही है आपको, लॉन्ग टर्म एसेट बाय करते हैं, ठीक है, जो हम नॉन करेंट एसेट्स बाय करते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही जब हम उसके लिए बजट बनाते हैं ना, किसी लैंड वगैरह के लिए, बिल्डिंग मशीनरी कुछ भी लेने वाले हैं तो इतना खर्चा आएगा, और वो मशीनरी हमें उसका हम पे बैक पीरियड भी चेक करते हैं कि कितने टाइम में वो रिटर्न हमें मिल जाएगा। अगर हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी है तो कितने टाइम में वो 10 लाख रुपए हमें रिकवर हो जाएंगे उस मशीनरी से। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कैपिटल बजट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मास्टर बजट। मास्टर बजट जितने भी टाइप के सारे बजट होते हैं ना, उनकी एक समरी बजट बनाते हैं हम लोग कि ओवरऑल क्या बजट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिक्स बजट। फिक्स बजट देखो तो ये होता है जब हमने एक बार किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए बजट बना लिया, अब हम उसको चेंज नहीं करते, ठीक है, उसको सेम ही रहने देते हैं। अब फ्यूचर में कुछ भी हो रहा हो, पता ही है आपको, जो एक बिज़नेस होता है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनवायरनमेंट होता है, वो डायनामिक होते रहता है, आपका चेंज होते रहता है, ठीक है। तो लेकिन हमें बजट भी चेंज करते रहना चाहिए, बट फिक्स बजट में हम लोग चेंज नहीं करते, हम लोग सेम रखते हैं उसको। नेक्स्ट आपका फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट देखो क्या होता है, यहाँ पे हम इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। अगर देखो आप प्रोडक्शन आपने इंक्रीज़ कर दिया तो जाहिर सी बात है ना, आपको एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बजट को चेंज करते हो, तो वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट आता है आपका ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट देखो क्या होता है, इसमें हम जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, आपने आई थिंक कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम उनका बजट बनाते हैं। हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गई, सैलरी हो गई, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्टली तो इंक्लूडेड नहीं होती है लेकिन इनडायरेक्टली इंक्लूडेड होती है। आप सपोज करो एक पेन बना रहे हो तो रेंट क्या है आपका, डायरेक्ट तो प्रोडक्ट के मटेरियल में यूज़ नहीं हो ना, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट तो यूज़ नहीं हो ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपका खर्चा तो हो रहा है, तो वो सारा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और उसको जब हम एस्टिमेट करते हैं वो होता है हमारा ओवरहेड बजट। ये आपको मैंने 10 टाइप्स के बजट बताए हैं, इसमें से या तो पूरे 10 टाइप्स पूछ लेगा कि टाइप्स ऑफ बजट बता दो, या फिर कोई एक दो बजट दे के उनके बीच का डिफरेंस पूछ लेगा, या शॉर्ट नोट पूछ लेगा, ठीक है। और बजट बनाने का अगर प्रोसेस पूछता है तो वो आप लोग खुद से बना लेते हो कि सबसे पहले हम प्लान करते हैं हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, फिर हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह एस्टिमेट करते हैं कितने टाइम के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे बजट के प्रोसेस में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का। इस पे भी या तो शॉर्ट नोट आएगा या तो डिफरेंस आएगा, दोनों में, ठीक है। तो वाउचिंग क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। वाउचिंग देखो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग चेक करते हैं, जो भी हम, पता है आपको, हम लोग सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करी है ना, वो सही है भी या नहीं, हमने कोई गलत तो नहीं रिकॉर्ड कर रखी, कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं है उसमें। हम लोग जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि बिल्स हो गए, इन्वॉइसेस हो गई, किसी टाइप की रिसिप्ट हो गई, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम लोग वेरीफाई करते हैं उन एंट्रीज़ को कि जो बिल में दिया गया है वही एंट्री में है भी या नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वाउचिंग। और जो वाउचिंग होती है आपकी, यूजुअली इसको ऑडिटर करता है या तो असिस्टेंट ऑडिटर करता है, ठीक है। और ये आपको बताती है कि कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है आपकी ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, इसमें हेल्प करता है आपका वाउचिंग ये डिटेक्ट करने में। और वाउचिंग का एग्जांपल जैसे कि आपने कोई
रेंट वगैरह पे करी, उसकी आपको स्लिप मिली, तो आप उसको मैच करते हो कि जो स्लिप पे हमें एक्चुअल अमाउंट लिखा हुआ है वही रिकॉर्ड करा गया है, उससे कहीं कम ज़्यादा तो नहीं कर लिया है, कहीं एरर तो नहीं है, ठीक है। तो ये होती है आपकी वाउचिंग। वेरिफिकेशन क्या होता है, देखो वेरिफिकेशन में क्या होता है ना, वाउचिंग में तो सिर्फ हम जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे सिर्फ फाइनेंशियल जो हमारे इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैच करते हैं, ये सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। लेकिन जो आपकी वेरिफिकेशन होती है ना, इसमें हम फिज़िकली एग्जामिन करते हैं कि हमने जो भी एसेट्स वगैरह अपनी बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, जो भी हमारी एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं, जितनी हमने दिखाई हुई है उतनी बिज़नेस के पास है भी या नहीं है, ठीक है। तो वो फिज़िकल इंस्पेक्शन करते हैं और हम यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं कि हाँ जो भी लिखा गया है बैलेंस शीट में उतने प्रॉपरली है हमारे पास, ठीक है। और जो वेरिफिकेशन होता है इसको या तो ऑडिटर करता है, ठीक है, या तो कोई एक्सपर्ट करता है, ठीक है। सिर्फ ऑडिटर ही करता है, असिस्टेंट ऑडिटर नहीं कर सकता है, ठीक है, वाउचिंग को। और जो वाउचिंग है ये हमें बताती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस की, वो ट्रू और फेयर व्यू बता रही हैं या नहीं, उनमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिकल होता है। और जो वाउचिंग होता है उसमें हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और वेरिफिकेशन में हम लोग फिजिकली वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाउचिंग और वेरिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वोटिंग का। वोटिंग क्या होता है, वोटिंग आप लोगों को पता है, जिस तरीके से हम इलेक्शंस वगैरह में वोट करते हैं, सेम हम लोग कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में भी वोट करते हैं। किसी मान लो कोई नई स्कीम लाई जा रही है, कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जा रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा तो नहीं है ना कोई एक बंदा अकेला ही लाके और इंट्रोड्यूस कर देगा। अगर कोई कंपनी है तो सारे शेयर होल्डर से पहले उनका ओपिनियन लिया जाता है, उसके बाद ही कोई चीज़ लाई जाती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वोटिंग वो मेथड होता है जहाँ पे डिफरेंट लोग ऑर्गेनाइजेशन के अपनी चॉइस, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोटिंग। अब वोटिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। 6 टाइप की वोटिंग दे रखी है मैं आपकी बुक में, वो बताती हूँ। सबसे पहले शो ऑफ हैंड्स। अगर सपोज करो कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पे आप लोग वोटिंग कर रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि जितने लोग इससे अग्री करते हैं वो लोग हैंड रेज करो, जितने लोग अग्री नहीं करते हैं वो हैंड रेज नहीं करेंगे। तो शोइंग ऑफ हैंड्स ये एक मेथड हो सकता है वोटिंग का। नेक्स्ट होता है आपका वॉइस नोट। हम लोग पूछते हैं ना कि यस और नो में जवाब दो, कई बार क्लास में भी हम लोग करते हैं कि जितने लोगों को आंसर पता है वो यस बोलेंगे, नहीं पता नो बोलेंगे। तो इस तरीके से जितने लोग आप इस डिसीजन से अग्री कर रहे हो यस बोलो, नहीं कर रहे नो बोलो, ठीक है। तो ये होता है वॉइस नोट मेथड होता है वोटिंग का। नेक्स्ट होता है आपका सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट में देखो क्या होता है, आपको स्लिप्स दी जाती हैं, उस पर आपको किसके फेवर में वोट करना है, किसके अगेंस्ट में वोट करना है, आप लिख के और सिंपली एक बॉक्स में डाल देते हो, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है सीक्रेट बैलेट, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोस्टल वोटिंग। पोस्टल वोटिंग में देखो क्या होता है कि आपको वोट्स अपने पोस्ट के द्वारा सेंड करने होते हैं, ठीक है। आपने जो भी आपका वोट है आप रिटर्न में उसको बाय पोस्ट सेंड कर देते हो, स्पेशल केसेस में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज़ करके वोट करे जाते हैं, जब जैसे कि हम इलेक्शंस में करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग देखो क्या होता है, जब कोई पर्सन मान लो या तो बीमार है या नहीं आ पा रहा किसी वजह से, आउट ऑफ कंट्री है, कि कोई भी रीज़न हो सकता है, वो पर्सन अगर नहीं आ पाता है तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा इंसान वोट देता है उसकी परमिशन से, ठीक है। विदाउट परमिशन नहीं दे सकता, विदाउट परमिशन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उस वोट को वैलिड कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे के बिहाफ पे वोट करता है जब उनकी परमिशन से। तो ये होता है आपका प्रॉक्सी वोटिंग। ये सारे टाइप्स हो गए आपके वोटिंग के, मेथड्स हो गए वोटिंग के। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मीटिंग का। मीटिंग क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मीटिंग आपकी कौन कौन सी टाइप्स की होती है, एक होती है फॉर्मल मीटिंग जो कि फॉर्मली ऑफिस वगैरह में करी जाती है, ठीक है, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ मेंबर्स के बीच में होती है। नेक्स्ट आती है आपकी इनफॉर्मल मीटिंग। इनफॉर्मल मीटिंग जैसे कि हम लोग आपस में मिलने चले जाते हैं किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, ठीक है, तो वो होती है आपकी इनफॉर्मल मीटिंग। नेक्स्ट आती है आपकी प्राइवेट मीटिंग। प्राइवेट मीटिंग में देखो ओनली सिलेक्टेड मेंबर्स को ही बुलाया जाता है, ठीक है, जिनको बुलाया गया है बस वही आएंगे, बाहर वाला कोई भी नहीं आ सकता है। पब्लिक मीटिंग आती है नेक्स्ट। पब्लिक मीटिंग होती है जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ पे आप पूरी पब्लिक को इनवाइट करते हो, जैसे ये पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं अपना रोड शो वगैरह करते हैं, या फिर पता है ना कोई क्या बोलते हैं यार, उससे भाषण वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये लोग जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं, तो वो होती है पब्लिक मीटिंग। फिफ्थ हो गई आपकी कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग देखो आपकी
कंपनी रखती है जो कि सारे शेयर होल्डर्स को और डायरेक्टर्स को अटेंड करनी होती है। नेक्स्ट आती है आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग देखो वो होती है जो लॉ ने बोली है कि आपको ये मीटिंग करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ये कंपलसरी होती है, आपको करनी होती है। नेक्स्ट आती है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है आपकी साल में एक बार होती है, जिसमें कंपनी के अफेयर्स को डिस्कस करा जाता है। कंपनी अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, जो भी कंपनी से रिलेटेड सारे इश्यूज होते हैं उनको साल में एक बार डिस्कस किया जाता है। ये होती है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट होती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसमें देखो अगर अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई अर्जेंट वर्क आ जाता है, तो उस पर्पज़ के लिए मीटिंग जब अरेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या होती है, सारी जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, आपको पता है कि शेयर होल्डर्स सारे मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो उनकी जो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपस में, उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। लास्ट आती है आपकी कमेटी मीटिंग। कमेटी मीटिंग देखो एक स्मॉलर ग्रुप जो होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मॉल ग्रुप मिलके जब अपनी मीटिंग कर रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कमेटी मीटिंग। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप ऑफ पीपल को कोई टास्क असाइन करा गया, तो उस टास्क के बारे में डिस्कस करने के लिए उन लोगों ने अपनी मीटिंग अरेंज करी है, उसको हम लोग बोल देते हैं कमेटी मीटिंग। समझ आई बात? ये सारे हो गए आपके टाइप्स ऑफ मीटिंग। अब देखो एक वैलिड मीटिंग के क्या रिक्विसाइट्स होते हैं, मतलब एक मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, कब माना जाएगा, उसके लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। सबसे पहला प्रॉपर अथॉरिटी, जिसके पास मीटिंग कंडक्ट करने की अथॉरिटी है, अगर उसने सभी लोगों को इनवाइट करा है जब भी उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। कोई भी राह चलता बुला देगा और मीटिंग रख देगा तो उसको वैलिड नहीं मान सकते, ठीक है। सेकंड है प्रॉपर नोटिस। अगर आप फॉर्मल मीटिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये फॉर्मल मीटिंग के रिक्विसाइट्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड है आपका प्रॉपर नोटिस। मीटिंग से पहले ना आपको एक प्रॉपर नोटिस सेंड करना होता है सारे मेंबर्स को, जिनको भी आप इनवाइट कर रहे हो, कि मीटिंग हमने कब रखी है, क्यों रखी है, क्या एजेंडा है मीटिंग का, आपको किस टाइम तक आना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस नोटिस में लिखी होती हैं, तो ये सेंड करना ज़रूरी होता है, बिना इसके मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती। थर्ड आता है आपका एजेंडा। एजेंडा वो होता है कि हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, मीटिंग रखी किस लिए जा रही है, ठीक है, तो वो डिसाइड करना होता है। फोर्थ आता है आपका क्योरम। क्योरम देखो क्या होता है कि आप ना अगर मीटिंग अरेंज कर रहे हो तो उस मीटिंग में ना एक मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्स में होता है ना कि 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, वैसे ही मीटिंग में आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल चाहिए। अगर उतने से कम लोग होंगे मीटिंग में तो उस मीटिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा, और उससे ज़्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए, तो वो होता है आपका क्योरम। फिफ्थ आता है आपका चेयरपर्सन। एक चेयरपर्सन होना चाहिए जो कि मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा प्रॉपरली, ठीक है, तो चेयरपर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके मीटिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा। सिक्स्थ आता है आपका मिनट्स। मिनट्स का मतलब है, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मीटिंग में आपके जो भी डिस्कशन किया गया, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉलिसीज़ है, जो भी डिसीजन है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, उनका एक रिटन रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं मीटिंग में, उनको आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखना होता है रिटन में, उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। सेवन्थ और लास्ट आपका आता है प्रॉपर कंडक्ट। देखो मीटिंग में आपको प्रॉपर जो भी रूल्स है, प्रोसीजर है, जो भी लॉ में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में लिखे गए हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो तो वो एक वैलिड मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे रिक्विसाइट्स हो गए आपकी एक वैलिड मीटिंग के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्रेटरी से। देखो सेक्रेटरी पे भी कभी कभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सेक्रेटरी पूछ लेगा क्या होता है, उसके टाइप्स बता दो, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एक सेक्रेटरी बनने के लिए, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके आपसे पूछ ली जाती हैं और 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। तो देखो सेक्रेटरी क्या होता है। सेक्रेटरी वो आप लोगों को पता ही है, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के लिए काम करता है, जो कि उनके वर्क को हैंडल करता है, उनके रिकॉर्ड को हैंडल करता है और उनको काम करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। अ सेक्रेटरी इज़ अ पर्सन हु हैंडल्स करस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल का भी सेक्रेटरी हो सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, ठीक है। तो सेक्रेटरी आप लोगों को पता ही है।
अब टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कितने टाइप्स की होती है। प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि किसी प्राइवेट यानी कि किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो कि प्राइवेटली वर्क करती है, उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। सेकंड आता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम CS बोलते हैं। वो आप लोगों को पता ही है, उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि उसके बिना आप लोग कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकते हो। वो एक कंपनी की सेक्रेटरी होती है जो कि पूरी लीगल और रेगुलेटरी लॉज वगैरह को अच्छे से फॉलो करने में हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड आता है आपका सेक्रेटरी ऑफ अ क्लब। एक क्लब की सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि क्लब से रिलेटेड जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, मीटिंग्स हैं, इवेंट्स वगैरह हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखने में हेल्प करती है, ठीक है। फोर्थ होता है आपका सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखो, आपके सेक्रेटरीज होते हैं, जो भी आपके मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट में, आपको पता ही है। हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनमें जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, हाई रैंकिंग जो ऑफिशियल होता है, उसको हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट आता है आपका सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को पता ही है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए जो जिसको हम लोग अपॉइंट करते हैं, उसको बोल देते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी हो गए। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कि जो सेक्रेटरी है उसके क्या रोल्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। तीनों में से अगर कुछ भी पूछते हैं तो आपको यही पॉइंट्स लिख के आने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है। बार बार एक ही चीज़ को लिखने का और एक्सप्लेन करने का यार कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं आपको एक ही बार बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहला हैंडलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब आपके जो भी रिलेटेबल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, मेल्स हैं, ठीक है, उन सबको हैंडल करना, ठीक है। ये काम होता है सेक्रेटरी का। जिस भी बंदे के लिए, जिस भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी है जिसके लिए भी वो काम कर रही है, उसके प्रॉपर लेटर वगैरह, मेल्स वगैरह को उनके रिप्लाई करना, वो सारा काम सेक्रेटरी का होता है। सेकेंड है मेंटेनिंग रिकॉर्ड। जो भी इम्पोर्टेंट आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं रिलेटेड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे रिलेटेड आपके फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को रखना, ठीक है। उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कि आपकी कब कहाँ मीटिंग है, कहाँ पे आपने कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करा था, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स। अगर जिसके लिए भी वो काम कर रही हैं, उनकी कोई भी मीटिंग फ़िक्स करनी हो किसी दूसरी पार्टी के साथ में, किसी दूसरी कंपनी के साथ में, तो वो मीटिंग अरेंज करना, पूरे प्रिपेयर करना, एजेंडा वगैरह, मीटिंग के मिनट्स लेना, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड रखना मीटिंग में जो भी प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो ये सारा काम होता है सेक्रेटरी का। फोर्थ आता है आपका असिस्टिंग द बॉस। अब जो सेक्रेटरी हायर करी है, तो वो बॉस की हेल्प करने के लिए तो हायर करी है ना, सिर्फ जाके फ्री में सैलरी लेने के लिए तो हायर नहीं करी है, ठीक है। तो बॉस को असिस्ट करना। नेक्स्ट आता है आपका लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस मतलब कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, कंपनी जो सारे रूल्स हैं, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको इंश्योर करना। क्योंकि कंपनी, आप लोगों को पता होता है, कंपनी को हम लोग लॉ में एज अ पर्सन तो मानते हैं, लेकिन कंपनी वैसे सच में तो पर्सन नहीं है ना, वो खुद से तो नहीं चेक कर सकती। तो यहाँ पे उसके बिहाफ पे चेक करना कि कंपनी सारे लीगल लॉज को फॉलो कर रही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैनेजिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट पीपल काम करते हैं, डिफरेंट लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में और अपने बॉस के बीच में कम्युनिकेट कर पाना, एक प्रॉपर लिंक इस्टेब्लिश करना, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको कॉन्फिडेंशियल वर्क। अब सेक्रेटरी का काम होता है कि सीक्रेसी मेंटेन करके रखना। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जो भी डिस्कशन में आप इन्वॉल्व थे, वो किसी और थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करना होता, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, ये भी काम होता है। लास्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम प्रॉपरली मैनेज करना होता है, क्योंकि टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेक्रेटरी को रखा किस लिए, ताकि वो हमारी हेल्प कर सके और हमारा टाइम प्रॉपरली मैनेज कर सके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। तो ये आपके हो गए, या तो आप रोल बोल सकते हो, ड्यूटी बोल सकते हो, फंक्शंस बोल सकते हो एक सेक्रेटरी के। अब एक सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक है, वो भी पूछा जाता है। तो वो देखो, सबसे पहले है बेसिक सेक्रेटरी, मतलब आपको मिनिमम, कोई अनपढ़ को तो कोई भी नहीं रखेगा ना, आपको ग्रेजुएशन या तो कंपलसरी होती है, या फिर अगर किसी लो पोजीशन में आप सेक्रेटरी के लिए जा रहे हो तो मिनिमम 12th तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड स्किल्स। आपकी टाइपिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कई बार लेटर वगैरह भी
सेंड करने होते हैं, मेल्स वगैरह के रिप्लाई करने होते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मेल वगैरह करने पड़ते हैं तो आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ है आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप लोगों से पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बात करो सबसे अच्छी, ठीक है। और जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो क्लियर बोलो ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। फिफ्थ है आपका नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस में किस तरीके से फाइलिंग होती है, मीटिंग होती है, ऑफिस का सारा काम किस तरीके से होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए एक सेक्रेटरी को। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज स्किल्स, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। देखो हमारे इंडिया में जैसे कि हम लोग इंग्लिश हर जगह यूज़ करते हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी हमारी मदर टंग है हिंदी आनी चाहिए, और साथ में अगर उस एरिया में कोई लोकल लैंग्वेज बोली जाती है या फिर आप जिस भी पर्सन के लिए जॉब कर रही हो उसकी जो लैंग्वेज है आपको वो लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज स्किल्स। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, आपको प्रोफेशनली दिखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्राउज़र और टी शर्ट उठाए और पहन के चले गए, ठीक है, या फिर अपने बॉस से बोल रहे हो और यार कैसा ये बता, ठीक है, ऐसा तो नहीं करना आपको। तो प्रोफेशनल आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए और आपका बिहेवियर भी प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपकी क्वालिफिकेशंस एक सेक्रेटरी बनने के लिए। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट्स, आपके अकाउंट्स मतलब ये बैंक अकाउंट की बात कर रहा है कि आपके जो बैंक अकाउंट होते हैं ना वो किस किस टाइप के होते हैं। अब देखो यार ये आपका ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है, इसमें इन्होंने ना ऑफिस टाइप ऑफ अकाउंट और बैंकिंग किस किस टाइप की होती है, ऑनलाइन बैंकिंग, ये टॉपिक भी दिया हुआ है एक यूनिट में। अब मुझे नहीं पता क्यों दिया है, मुझे तो रिलेटेबल नहीं लगा इस सब्जेक्ट से, बट फिर भी अब दिया हुआ है बुक में और इस पे क्वेश्चन भी आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आपका सेविंग्स अकाउंट, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों के लिए होता है, हम लोग खुलवाते हैं सेविंग्स अकाउंट अपना पैसा बैंक में रखने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि घर पे पता ही है मेरे हाथ में तो पैसे रहते हैं तो मैं तुरंत उड़ा के बैठ जाती हूँ, तुरंत खा जाती हूँ सारे, ठीक है। तो इसलिए सेविंग्स अकाउंट बनाते हैं जिससे कि हम लोग अपना पैसा उसमें सेव करें, ठीक है। उस पर हमें मिनिमम शायद 2.5 या 3% इंटरेस्ट मिलता है हमें एनुअली, ठीक है। तो इसमें हमें इंटरेस्ट जो मिलता है कम मिलता है, इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल होता है ये अकाउंट, जहाँ पे हम लोग अपना मनी डिपॉजिट करवाते हैं और जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें शायद सेविंग्स अकाउंट में आप लोगों को पता है लिमिट भी होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। मिनिमम तो ज़ीरो बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं सेविंग्स अकाउंट, तो मिनिमम लिमिट तो नहीं होती, मैक्सिमम लिमिट होती है इसमें। और ट्रांजैक्शंस की भी लिमिट होती है, अगर आपका माइनर अकाउंट है, आप 18 ईयर्स से कम के हो तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सेविंग्स अकाउंट। सेकेंड आता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट देखो उन लोगों के लिए यूज़फुल होता है जो लोग छोटा मोटा बिजनेस वगैरह कर रहे होते हैं ना, जिनकी मतलब ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है एक दिन में, आपको डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ रही है, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये बिज़नेस जो लोग कर रहे होते हैं उनके लिए अच्छा होता है और इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट में जैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, हमने जो भी पैसा डिपॉजिट करा अकाउंट में उसके ऊपर, करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। थर्ड आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट आप लोगों को पता है काफ़ी लोगों के घर वालों ने करवा भी रखा होगा, जिसमें हम एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फ़िक्स अमाउंट जो है डिपॉजिट करवा देते हैं और उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसमें हमें 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, और एक फ़िक्स टाइम के बाद ही हम लोग वो पैसा निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपका आरडी अकाउंट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आपको हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट डिपॉजिट करना होता है अपने अकाउंट में, ठीक है। जिन लोगों को देखो इनकम होती है वो लोग अपना क्या करते हैं ना, एक फ़िक्स डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मुझे 10,000 20,000 30,000 जितना भी आप एक फ़िक्स अमाउंट है कि मैं हर मंथ अपने अकाउंट में डिपॉजिट करूँगा, अपनी सेविंग्स इंक्रीज़ करने के लिए लोग करते हैं, ठीक है। कोई भी पर्पस हो सकता है, पर ये होता है आपका आरडी अकाउंट। नेक्स्ट होता है आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस ओपन करवा देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पे आप जॉब करने जाओ तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपका एक सैलरी अकाउंट ओपन करवा देते हैं, जिसमें हम हर मंथ आपकी सैलरी को डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सैलरी अकाउंट। आपका डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट यहाँ पे हम लोग पैसे वगैरह नहीं डालते हैं इस अकाउंट में, इससे हम लोग शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज़ वगैरह परचेज़ करते हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। जब जो लोग शेयर्स वगैरह परचेज़ करते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह लेते हैं, उनको पता होगा कि वो लोग ऑनलाइन एक अकाउंट अपना खोलते हैं, क्योंकि पहले तो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ जो होती थी आपको ना फिजिकल फॉर्म में दी जाती थी, आपको संभाल के रखनी पड़ती थी, लेकिन अब वो डिजिटल फॉर्म में आपको मिल जाती है, तो वो होता है आपका डीमेट अकाउंट।
नेक्स्ट आता है आपका एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, मतलब जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं बट अब वो लोग इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, ठीक है। तो और उनका अकाउंट जब इंडिया में खोला जाता है उसको बोलते हैं एनआरआई अकाउंट। अब इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो आपकी किस किस टाइप की होती है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसमें। देखो, इंटरनेट बैंकिंग होती है जहाँ पे आप अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ है वो किसी भी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, एक कंप्यूटर से, ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हो। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना लैपटॉप उठाया, उसमें वेबसाइट ऑन करी और वहाँ से अपनी ट्रांजेक्शन्स कर ली, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में आप अपने फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम लोग अपना बैंक वगैरह का ट्रांजेक्शन्स अपने फ़ोन से कर लेते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन से हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड है आपका एटीएम बैंकिंग। एटीएम बैंकिंग आप लोगों को पता है, एटीएम मशीन्स आप लोगों ने देखी हैं जहाँ पे हम अपना एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं कैश विड्रॉ करने के लिए, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई एटीएम बैंकिंग। नेक्स्ट आती है आपकी एसएमएस बैंकिंग। आपने काफ़ी सारे ओल्ड एज लोगों को देखा होगा जिनको बैंक वगैरह बार बार जाना मुश्किल लगता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी एसएमएस फैसिलिटी को ऑन करवा लेते हैं बैंक से, जिसमें वो लोग सिंपली टोल फ्री नंबर पे मैसेज करते हैं बैंक के या फिर कॉल करते हैं, तो वो उनको उनके अकाउंट का बैलेंस भी बता देता है, ठीक है, या फिर उनके अकाउंट से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसके मैसेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपकी एसएमएस बैंकिंग। नेक्स्ट है आपका यूपीआई। यूपीआई तो सबको ही पता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने यूपीआई जो भी हमारे ऐप्स वगैरह हैं, गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, भारत पे है और पता नहीं कौन कौन से ऐप्स हैं यार, उन सब का यूज़ करके हम लोग पैसे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इंस्टेंटली, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, और जो कि कर करके मैंने अपना अकाउंट खाली कर लिया है। नेक्स्ट आता है आपका ई वॉलेट। ई वॉलेट में भी आपको पता है वॉलेट सर्विसेज जो देते हैं कई सारे, जैसे पेटीएम देता है, फ़ोनपे देता है, अमेज़ॉन पे देता है टू मेक स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, और इसी के साथ आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखो मैंने कंप्लीट करवा दिए इस वीडियो में। हाँ, कुछ टॉपिक्स मैंने एलिमिनेट करे हैं क्योंकि वो एक आध बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यार बड़े ही फालतू वाहियात से टॉपिक थे, तो मैंने उनको इंक्लूड वीडियो में नहीं करा है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो और मैंने जो आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं ना, इनमें से 5 क्वेश्चन तो आप ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे और 80 to 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जस्ट वीडियो को एक बार अच्छे से देख लो, जहाँ पे कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लो, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं जो कि बिल्कुल हेल्पफुल होने वाले हैं यार आपके, आप अपनी वीडियो देखोगे और फिर भूल जाओगे, तो नेक्स्ट डे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम से 15-20 मिनट पहले आपको क्या करना है, बस नोट्स को निकालना है और रिवाइज़ कर लेना है। जो भी ये PDF में मैंने लिखा है ना, आप एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था, और आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे लिखने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्या होता है, पॉइंट्स नहीं मिलते लिखने के लिए, हम क्या लिखें एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ से वो आराम से याद रख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और अच्छे से लिख के आ सकते हैं। और मेरे नोट्स एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको अगर आप कहीं और से परचेज़ करोगे, कोई गेस्ट पेपर लोगे, कोई बुक लोगे ना, तो आपको 100 रुपीज़ से कम में या फिर 50 रुपीज़ से कम में तो यार कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं तो जस्ट 20 रुपीज़ में दे रही हूँ पर सब्जेक्ट। इतने में तो आप मोमोज, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या खा लेते होगे जा जाके, इससे महंगा ही खाते होगे, इतने में तो कोई देता भी नहीं है। तो आप मेरे नोट्स को बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर सेकंड टाइम आए हो तो यार सब्सक्राइब नहीं करा तो तुम लोग भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।